Hello everyone. Due to the reaching the maximum limit of the video recording, the video was stopped. Sorry for the inconvenience. So we continue this last portion of your syllabus, the swelling pressure test. सो स्वेलिंग प्रेशर टेस्ट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आपको प्रीवियस बता चुका हूँ. जनरली हम इसे लेबोरेटरी में परफॉर्म किस तरह से करते हैं मैं वो डिस्कस कर रहा था आपसे. यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एक होलो सिलेंडर हमने लिया. इस होलो सिलेंडर के हमने परमेबिलिटी के मोल्ड को पुट करा, इसे 3 लेयर में कॉम्पैक्ट करा. इसके ऊपर हमने एक पोरस प्लेट लगा दी. ठीक है. और पोरस प्लेट से क्या होगा कि जब हम इस पर्टिकुलर मोल्ड को जब इस होलो सिलेंडर में डिप करते तो यहाँ पे ये पानी यहाँ पर जाएगा. ठीक है. और यहाँ पे हमने एक प्रूविंग रिंग का इस तरह से अरेंजमेंट दिया कि ये प्रूविंग रिंग क्या करेगी कि इस पर्टिकुलर सॉइल को के हीविंग को रिकॉर्ड करती जाएगी और इसे मूवमेंट से रोकेगी. मतलब आपका जो ये मूवमेंट है, मूवमेंट नहीं होगा बट इनडायरेक्टली वो मूवमेंट उस फाउंडेशन को सिमुलेट करेगा जो मैंने आपको पहले डिस्कस करा है. मतलब सपोज़ ये आपका सॉइल का फाउंडेशन है. ठीक है. और ये आपकी सॉइल है. तो ये जो प्रेशर इस पर फाउंडेशन पर जनरेट हो रहा है, ये प्रेशर जो है, ये सॉइल तो अब मूव हो नहीं रही क्योंकि ये फाउंडेशन आ गया, लेकिन ये प्रेशर कहीं ना कहीं इस फाउंडेशन पे अपवर्ड डायरेक्शन पे लग रहा है. ठीक है. तो ये अपवर्ड डायरेक्शन पे जो प्रेशर लग रहा है इसी को सिमुलेट करने के लिए हमने ये पूरा एक सेटअप लेबोरेटरी में हमारे पास उपलब्ध है, ये टेस्ट. ठीक है. तो इस टेस्ट के माध्यम से हम क्या करते हैं, इस प्रूविंग रिंग में हम अलग अलग टाइम इंटरवल पे कितना प्रेशर हमारा एग्जस्टेड हो रहा है उस प्रेशर को हम क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे. ठीक है. और नोट डाउन करने के बाद फिर हम इसे जो है इस पर्टिकुलर सेटलमेंट को यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे कि इस प्रूविंग रिंग के साथ में सपोज सॉइल सैंपल है और ये आपका वो है वाटर टैंक है, जिसे वाटर टैंक कह दो या होलो सिलेंडर कह लो. यहाँ पे जो प्रूविंग रिंग है इसी के पैरेलल में हम यहाँ पे एक डायल गेज भी इंसर्ट कर देंगे. तो डायल गेज क्या करेगा, डायल गेज हमें बताएगा कि कितना सॉइल का मूवमेंट हो रहा था. ठीक है. जिसे हमने रोका है, मतलब कितना प्रेशर एग्जस्टेड हो रहा था. और ये प्रूविंग रिंग इसको सिमुलेट कर देगी आपको प्रेशर में. और दोनों को पैरेलल में हम क्या करेंगे कि अलग अलग टाइम इंटरवल पे हम, आप जैसा सॉइल आपकी मोनमोरियोनाइट फील्ड है, मतलब आपके अंदर जो मिनरल्स है क्ले में वो मोनमोरियोनाइट है. तो मोनमोरियोनाइट की प्रोसेस चूँकि हम इम्परमेबल होती है तो पहली बात तो सेचुरेट होने में उसे टाइम लगेगा, 2 दिन 4 दिन में सेचुरेशन होगा. सेचुरेशन होने के बाद उसमें कहीं ना कहीं डिफ्यूज डबल लेयर होगी. डिफ्यूज डबल लेयर होने के कारण वो वाटर बॉन्ड बनाएगी. वाटर बॉन्ड बनाने के कारण वो कहीं ना कहीं उसको प्रेशर को एग्जस्ट करने की कोशिश करेगी, स्वेलिंग होने की कोशिश करेगी. तो ये सब प्रोसेस में कई दिनों का टाइम लग जाता है. तो हम क्या करेंगे, डेली एक टाइम इंटरवल पर एक फिक्स टाइम पे हम उसकी प्रूविंग रिंग की रीडिंग नोट करते जाएंगे कि सपोज अभी 10 kPa पहुंचा, 15 kPa पहुंचा, 20 kPa. प्रूविंग रिंग हमें डायरेक्टली kPa में रीडिंग नहीं देती है, मतलब हमें ये प्रेशर में रीडिंग नहीं देती. ये तो जस्ट हमें एक डायल होता है, जिस डायल से हम बस एक गेज होता है, उस गेज के थ्रू हम एक पता लगा लेते हैं कि कितने डिविजन्स हमारे आ रहे हैं. फिर हम उन डिविजन्स को क्या करते हैं, इनका एक लिस्ट काउंट होता है. इस प्रूविंग रिंग की एक कैपेसिटी होती है, अलग अलग कैपेसिटी की प्रूविंग रिंग होती है. लाइक 2 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन, 10, 20, 100 किलो न्यूटन तक की प्रूविंग रिंग अवेलेबल होती. तो ये लोड के हिसाब से ये लोड डिफाइन करता है कि इतने लोड तक के लिए, इतने लोड की कैपेसिटी के लिए ये प्रूविंग रिंग सफिशिएंट है. तो हम हमारी प्रेशर के लोड के करस्पॉन्डिंग हम क्या करेंगे, उतनी करस्पॉन्डिंग प्रूविंग रिंग को ले लेंगे. उस प्रूविंग रिंग के लिस्ट काउंट को हम पहले तो हम डिविजन्स काउंट कर लेंगे, फिर उसे लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके उस डिविजन्स को लोड में कन्वर्ट करेंगे. और फिर अब उस लोड को हम इस पर्टिकुलर मटेरियल के एरिया से, इस जो हमारा ये जो सैम्पलर है इसके एरिया से डिवाइड कर देंगे. तो हमें यहाँ पे फिर जा कर के प्रेशर डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा. तो ये प्रेशर कहलाता है आपका स्वेलिंग प्रेशर. ठीक है. तो ये आपका स्वेलिंग प्रेशर हो गया. इस किस तरह से ये मेज़र हो रहा है ये आपने देख लिया. तो ये सारी चीज़ें जो अभी आपने पढ़ी है, लाइक स्वेलिंग प्रेशर, डिफरेंसर, फ्री स्वेल. ठीक है. तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी ये लेबोरेटरी टेस्ट में भी थी. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको ये डिस्कस करा था. अच्छा, एक चीज़ और इसमें एक्सपेंसिव सॉइल में एक इम्पोर्टेंट चीज़ और है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ.
ये एक टॉपिक और है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन ये जब हमने डीप फाउंडेशन पाइल फाउंडेशन पढ़ा था तो वहाँ पे एक फिनोमिना होता है। इसका क्या यूज़ होता है कि जैसे कि नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन का तो आपको पता है कि एक तरह से फ्रिक्शन फोर्स होता है, ठीक है। नेगेटिव वर्ड होने के कारण इसका मीनिंग है कि नेगेटिव मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई ड्रैग लग रहा है, ड्रैग या कोई फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। पाइल के केस में मैंने आपको बताया था कि यदि पाइल आपकी फ्रिक्शन पाइल है तो फ्रिक्शन पाइल में आपका क्या होता है, सपोज ये पाइलिंग है तो ये क्या करता है, इस लोड को जो ऑब्जर्व करेगा, इस लोड को जो बियर करेगा, ये इस लोड को जब ये बियर करेगा तो ये हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में फ्रिक्शन जनरेट करता है, फ्रिक्शन फोर्स जो कि इक्वल होता है फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाइड बाय पाई डी एल इंटू लेंथ, ठीक है, पाई डी इंटू लेंथ मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है फ्रिक्शन फोर्स। और दूसरा आपका होता है कौन सा, बेरिंग फोर्स। बेरिंग फोर्स मतलब ये पी जिसको हम बी से डिनोट करते हैं, तो पी एफ इसको हम और पाई बाई 4 डी स्क्वेयर। तो ये दोनों का जो सम होता है, ये दोनों मिला करके आपका पाइल लोड कैपेसिटी स्टैटिक के केस में हम इसको फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टैटिक के केस में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई थी, वो है नेगेटिव स्किन फ्रिक्शन। तो क्या होता है कि कई बार इसको इस तरह से समझिए आप, कई बार जैसे सपोज आपकी कोई सॉइल है वो कहीं पे किसी कारण से सेटल हो गई, ठीक है। ये आपने कोई सॉइल है, ये सॉइल में कुछ ना कुछ लूज सॉइल होने के कारण, कुछ अनकंसोलिडेशन होने के कारण ये कुछ टाइम बाद ये सॉइल यहाँ से आकर के ये यहाँ आ गई, ठीक है, कुछ ना कुछ इसमें सेटलमेंट आ गया। तो अब सेटलमेंट आने के कारण ये जो एलसी लेंथ है, इस एलसी लेंथ में कुछ ना कुछ यहाँ पे एक ड्रैग जनरेट होगा। अब होगा क्या कि ये सॉइल तो नीचे जाने की कोशिश कर रही है सेटल होने की, बट इसमें कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्स है जो इसको कैरी करके रखा हुआ है। तो ये जो ड्रैग फोर्स होता है ये कहलाता है नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन। और ये कई बार इसकी जो कैपेसिटी होती है इसको रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि ये एक तरह से जो ड्रैग फोर्स है ये इसके ऊपर जो टोटल लोड लग रहा है इसके साथ में एडिटिव बन जाता है और इस फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को ये रिड्यूस करता है। तो इसीलिए इसको कैलकुलेट करना है, इसको पढ़ना है, इसे रीड करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है एक साइट इंजीनियर के लिए या फाउंडेशन इंजीनियर के लिए, ठीक है। तो ये तो इसका हो गया कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या क्या चीज़ें हम किस तरह से करते हैं ये मैं आपको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। दिस कंडीशन कैन डेवलप इन द सॉफ्ट सॉइल स्ट्रेटम लोकेटेड अबव द पाइल टिप टू सब्जेक्टेड द कंप्रेसिव लोडिंग द सॉइल में सेटल मोर देन द पाइल आल्सो बाय लोअरिंग द ग्राउंड वाटर टेबल इट विल इंक्लूड कंसोलिडेशन। जैसा मैंने बताया कि पानी का लेवल यदि आपने कम कर दिया तो उससे भी कंसोलिडेशन हो जाएगा, या फिर कंसोलिडेशन ऑटोमेटिकली हो गया, या फिर कुछ एक्सेसिव लोड लग गया जिससे कि सॉइल आपकी कंप्रेस हो गई। तो ये कुछ कारण से आपका क्या होगा, नेगेटिव ड्रैग जनरेट होता है, ठीक है। और ये इसके फ्रिक्शन रेजिस्टेंस को रिड्यूस करता है, ठीक है। 10 mm रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द सॉइल एंड पाइल में भी सफिशिएंट फॉर द फुल नेगेटिव फ्रिक्शन ऑफ मोबिलाइज। मतलब यदि आपका केवल 10 mm तक का ही मूवमेंट यदि सॉइल का हो जाता है तब भी आपका फुल नेगेटिव फ्रिक्शन जो है वो जनरलाइज्ड हो जाता है। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये आपकी जो केसिंग है उसके अराउंड होता है और कहीं ना कहीं ये इसके जो पावर होती है, इसकी पाइल की जो कैपेसिटी उसको इफेक्ट करता है। तो सिंगल पाइल के केस में हम नेगेटिव स्क्रीन फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, तो इसमें 2 फार्मूले हैं जो आप नोट कर लीजिए। कोहेसिव सॉइल के केस में होता है P इंटू एल सी इंटू अल्फा इंटू सी यू, ठीक है। और कोहेजन लेस सॉइल के केस में हाफ इंटू पी इंटू एल सी का स्क्वायर इंटू गामा इंटू के इंटू 10 और पी क्या होता है, पेरीमीटर होता है, पाई इंटू डी, ठीक है। क्योंकि ये फ्रिक्शन से रिलेटेड है तो हम बेरिंग फाइल का कोई भी फार्मूला इसमें यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि आपने कोहेसिव सॉइल में फ्रिक्शन के केस में पढ़ा था तो हम क्या करते थे, पाई इंटू डी इंटू एल इंटू एम सी बार या अल्फ़ा सी बार, अल्फ़ा सी यू या अल्फ़ा सी बार। तो वही चीज़ यहाँ पर है, पाई इंटू डी इंटू एल सी इंटू अल्फ़ा इंटू सी यू। और ये फार्मूला भी सेम कोहेजनलेस सॉइल के लिए है, बस यहाँ पे एल को एल सी से आपने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये मिस थी। दूसरा एक इसमें आप ये आपके नॉलेज के लिए पढ़िए, एक्सपेंसिव सॉइल में जैसे मैं आपको डिस्कस कर रहा था कि अंडररिम पाइल फाउंडेशन या बल फाउंडेशन की हम डिज़ाइन करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या आता है, ये पहले भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ।
ब्रीफली एक बार और मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि जैसे आपकी एक्सपेंसिव सॉइल है तो वहाँ पे क्या होता है कि स्वेलिंग नेचर के कारण वो एक थ्रस्ट होता है, जो एक प्रेशर जो होता है वो जनरेट करता है अपवर्ड डायरेक्शन में सॉइल। तो उसे रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये अंडर रिम्ड का मतलब होता है ये कहलाता है अंडर रिम्ड, रीमिंग, ठीक है, रीमिंग होना, या बल्ब की तरह दिखता है इसीलिए हम इसे बल्ब भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है बल्ब का, आपने क्या करा, ये सिंगल अंडर रिम्ड है आपकी, जो थ्रस्ट लग रहा था, ठीक है, सॉइल का, तो ये थ्रस्ट क्या करता था कि इस पाइल को उठाने की कोशिश करता था। तो अब आपने क्या करा, इसकी एक तरह से एंकरिंग कर दी। आपने क्या करा कि आपने सबसे पहले तो एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू आप क्या करते हो कि इस तरह से डिवाइस इंसर्ट होता है, जिस पॉइंट पे आपको इसको गड्ढा करना होता है ये ऐसा इस तरह से आगे बढ़ जाता है और आप इसको रोटेट करते हो। तो रोटेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा कि एक तरह से इस तरह से ऐसा होल यहाँ पे जनरेट हो गया सॉइल के अंदर। अब यहाँ पे आपने कंक्रीटिंग कर दी, तो ये कंक्रीटिंग करने के कारण ये कंक्रीट स्ट्रक्चर इस तरह से अंडर रिम टाइप की यहाँ पे बन गई, ठीक है। तो ये कहलाता है अंडर रिम पाइल। अब यदि सॉइल ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, ज़्यादा डेप्थ तक ये इसका स्वेलिंग नेचर है, तो हम यहाँ पे नंबर ऑफ बल्ब्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है आपका अंडर रिम पाइल फाउंडेशन। इसका जनरली जो डायमीटर होता है वो 2 to 3 टाइम्स दी डायमीटर ऑफ दी पाइल शाफ्ट। और जैसा मैंने बताया कि इसकी स्पेसिंग जो होती है, मिनिमम स्पेसिंग 1.5 टाइम्स ऑफ द डायमीटर ऑफ बल्ब का डायमीटर मतलब ये डायमीटर ऑफ बल्ब, और डायमीटर ऑफ शाफ्ट मतलब ये। ओके, इसका बाकी ये एक टेस्ट होता है पाइल लोड टेस्ट, जो कि पाइल की बेरिंग कैपेसिटी को निकालने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लेट लोड टेस्ट होता है वैसे ही पाइल लोड टेस्ट होता है। दो ही तरह की इसमें भी लोडिंग फ्रेम्स होती है, एक ग्रेविटी होती है और एक जो आपकी बोरिया होती है उसको लगा करके ये जो आपकी ट्रस होती है उसमें हम क्या करते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। जो भी पाइल्स या पियर जो कंस्ट्रक्टेड होते हैं ब्रिजेस में, तो उसका लोड टेस्ट इस तरह से डिटरमाइन करते हैं। या आपकी जो पाइल होती है या जो आपका पाइल ग्रुप होता है, आपने इस तरह से ये केपिंग कर दी और इसको केपिंग करने के बाद यहाँ पे आपका फाउंडेशन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक ऐसा लोड डिवाइस लगा देंगे और यहाँ पे ये लोड डिवाइस क्या करता है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ डायल गेजेस लगा देंगे और यहाँ पे हम प्रूविंग रिंग लगा देंगे। तो ये लोड वर्सेस सेटलमेंट का ग्राफ हमें पता लगता जाएगा। और पाइल आपकी कब फेल हो रही है, मतलब पाइल फेल होना दैट मीन द सॉइल आपकी कब फेल हो रही है, वो आप इसमें फाइंड आउट करके पाइल की कैपेसिटी फील्ड मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये टेस्ट भी होते हैं, रूटीन टेस्ट। चलिए, ये चीज़ आपकी हो गई। अब इसमें एक चीज़ और आपकी मिस्ड है, वो है डायनामिक फार्मूला फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ पाइल कैपेसिटी। तो उसको भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ इसी लेक्चर में, ठीक है। स्टैटिक हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। डायनामिक फार्मूले में क्या होता है कि डायनामिकली जो भी एनर्जी डिसिपेटेड हो रही है या जो इम्पार्टेड हो रही है, उसके थ्रू हम कुछ रिलेशंस कुछ हमें लिटरेचर से अवेलेबल है, तो उन्हीं के थ्रू हम क्या करते हैं, इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो फार्मूले है ये पेनिट्रेशन रेजिस्टेंस के बेसिस पे होता है। मतलब आप क्या करेंगे कि आपकी जो सॉइल है उस पर पेनिट्रेशन आप एग्जॉस्टेड करेंगे पाइल पे। कैसे, सपोज ये आपकी कोई पाइल है, ठीक है, तो इस पे आपने क्या करा, यहाँ हैमर के थ्रू, ये इसकी केप पे हैमर के थ्रू यहाँ पे आपने हैमरिंग करी इस तरह से। यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लोज आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और नंबर ऑफ ब्लोज में सॉइल का कुछ ना कुछ पेनिट्रेशन होगा, ठीक है। तो ये पेनिट्रेशन जितना, जैसे एसपीटी टेस्ट होता है, तो इस पेनिट्रेशन को हम क्या करते हैं, एनर्जी इम्पार्टेड में कन्वर्ट कर लेते हैं और वहाँ से फिर हम इसकी कैपेसिटी को फाइंड आउट करते हैं। तो ये कैसा होता है, देखिए, एनर्जी इम्पार्टेंट विल बी इक्वल टू वर्क डन इन द पाइल ड्राइविंग। जितना भी पाइल ड्राइव हो रहा है वो एनर्जी इम्पार्टेंट है, उसके इक्विवेलेंट है। तो बस ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर के हम यहाँ करते हैं, वर्क डन विल बी इक्वल टू क्यू इंटू एस विल बी इक्वल टू एनर्जी इम्पार्टेड विच इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एच। डब्ल्यू इज़ अ लोड और एच इज़ द वेट ऑफ फॉल। तो जितना लोड इंटू वेट हाइट, ठीक है, लोड इंटू हाइट जितना ज़्यादा होगा वो इक्विवेलेंट टू क्यू एस। क्यू इज़ द कैपेसिटी, अल्टीमेट कैपेसिटी, एस इज़ द सेटलमेंट, ठीक है। तो ये बेसिक सा इसका फार्मूला आता है। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूला।
ये क्वेश्चन कई बार गेट में पूछा जाता है, इंजीनियरिंग यूज फार्मूले से आप कैलकुलेट करिए। इसमें आपको सिंपल सा फार्मूला है, बस इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना है और ये ध्यान रखना है कि हम इससे फाइंड आउट क्या कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग यूज फार्मूला जो है क्यू अलोएबल को डिनोट करता है, इससे हम हमेशा क्यू अलोएबल निकालते हैं, है ना। अल्टीमेट क्यू नहीं निकाल, मतलब कैपेसिटी, पाइल कैपेसिटी, है ना, अलोएबल पाइल कैपेसिटी। तो ये होता है WH अपॉन में FOS S प्लस सी। FOS हो गई आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, W हो गया आपका लोड, पाइल का लोड कितना है, कितना लोड आपने पाइल पे अप्लाई करा, सॉरी। H इज़ दी हाइट, किस हाइट से आपने उस लोड को डिवाइड फेंका है। H इज़ द सेटलमेंट, कितना सेटलमेंट हुआ है, और C इज़ दी एम्पेरिकल फैक्टर। तो अब इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। वो है पहला, सबसे पहला तो है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमेशा होती है 6, तो इसकी जगह आप 6S प्लस सी भी लिख सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको क्या लिखना है, सेटलमेंट। दूसरी चीज़ ये है कि आपका यदि ड्रॉप हैमर है, दो तरह के हैमर होते हैं, एक तो ड्रॉप हैमर होता है और एक सिंगल एक्टिंग हैमर होता है, और एक होता है आपका डबल एक्टिंग हैमर। ड्रॉप हैमर मतलब कि जस्ट आप हैमर को फेंक रहे हो, मैनुअली उठा रहे हो और फिर फेंक रहे हो, ठीक है। तो ये कहलाता, ये पाइल है, इस पर आपने उठाया फेंका, उठाया फेंका इस हैमर को इस तरह से इस पर। फिर सिंगल एक्टिंग हैमर मतलब उसे आप किसी पावर के थ्रू उठाएंगे, उस पर्टिकुलर हाइट पे ले जाएंगे और फिर आप उसे फ्रीली ग्रेविटी के थ्रू फॉल कर देंगे, तो ये कहलाता है सिंगल एक्टिंग हैमर। और डबल एक्टिंग हैमर में क्या आता है, वो पावर से ही उठेगा, पावर से ही ड्रॉप होगा, किसी इलेक्ट्रिकल पावर से उठेगा, हाइड्रोस्टेटिक या इलेक्ट्रिकल पावर से उठेगा और फिर ड्रॉप हो जाएगा। तो ये 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं हैमर के। तो यदि आपका ड्रॉप हैमर है तो 2.5, और सिंगल और डबल एक्टिंग हैमर है तो 0.25 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू है सी की। सी जो होता है ये एम्पेरिकल फैक्टर है, जो 0.25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर होता है। तो 2.5 फॉर मतलब ज़्यादा किसके लिए होता है, ड्रॉप हैमर के लिए। तो जिसके लिए ज़्यादा है उतनी उसकी वो। और एस क्या होता है, एस सेटलमेंट होता है, ये आपको पता होगा, आपको गिवन रहेगा, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पर एक न्यूमेरिकल देखिए, W आपको गिवन दे रखा है, 20 किलो न्यूटन का हैमरिंग वेट है, 1 मीटर का आपका फॉलिंग हाइट है, और टोटल पेनिट्रेशन दे रखा है आपको लास्ट में 30 mm, लास्ट 5 ब्लोज में 30 mm आपको टोटल पेनिट्रेशन दे रखा है। तो आपको एवरेज पेनिट्रेशन निकालना है ना, पर ब्लो। एस जो होता है यहाँ पे ध्यान रखिए, सेटलमेंट पर ब्लो, लेकिन यहाँ पे आपको दे रखा है 30 mm सेटलमेंट फॉर 5 ब्लोज। तो एक ब्लोज के लिए कितना सेटलमेंट हुआ, एवरेज आपने निकाल लिया 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है, ओके, 6 mm। और डिटरमाइन लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो अब आपको पता ही है WH 6S प्लस सी। अब यहाँ पे दे रखा है कि सिंगल एक्टिंग हैमर है, ड्रॉप हैमर है, लिखा होगा ड्रॉप हैमर है, तो ड्रॉप हैमर में 2.5, 0.6 आपने सेटलमेंट निकाल लिया, W लोड दे रखा है और 100 आपका सेंटीमीटर में यूनिट रख के आपने इजीली इसको निकाल लिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक और फार्मूला है हिलेस फार्मूला, मॉडिफाइड हिलेस फार्मूला। तो ये आपको ये फार्मूला भी आप नोट कर लीजिए। तो ये फार्मूला होता है W इंटू स्मॉल h इंटू इफिशियंसी डिवाइडेड बाई एस प्लस सी बाई 2, W इंटू एच इंटू इफिशियंसी डिवाइडेड बाई एस प्लस सी बाई 2। तो ये जो h होता है ये वही हाइट ऑफ फॉल है जो उस केस में थी, और इफिशियंसी जो होती है वो होती है इफिशियंसी ऑफ ब्लो, और C जो होता है इसमें इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ पाइल, इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ सॉइल और इलास्टिक कंप्रेशन ऑफ डोली, ये आपको गिवन होता है, और फाइनल सेटलमेंट आपको गिवन होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पे आपको सब चीज़ें दे रखी। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिस है, इफ़िशियंसी ऑफ लो और डिपेंड्स अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूट, और इफ़िशियंसी ऑफ हैमर भी होती है इसमें। यहाँ पे एक चीज़ आप और जोड़ लीजिए जो कि मिस है, इफ़िशियंसी ऑफ हैमर और इफ़िशियंसी ऑफ ब्लो। तो ये इफ़िशियंसी ऑफ ब्लो और ये इफ़िशियंसी ऑफ हैमर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है, सारी चीज़ें दे रखी है, इफ़िशियंसी 75% है, वेट दे रखा है, एज दे रखा है, एज एवरेज आपको सेटलमेंट दे रखा है, और इसमें इफ़िशियंसी ऑफ ब्लो यदि आपको गिवन नहीं है तो इफ़िशियंसी ऑफ ब्लो को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है, W E स्क्वेयर P अपॉन में W प्लस P। तो E क्या होता है, ये होता है इलास्टिक रिस्टिट्यूशन, ठीक है।
ये आपको नोट करना है ये फार्मूला। तो ये आपको, यदि ये भी ये फार्मूला दो कंडीशन में यूज़ होता है। पहला, यदि W इज़ ग्रेटर देन EP, इलास्टिक रिस्टिट्यूशन आपको दे रखा है 0.825 और W आपको दे रखा है 2 टन, तो ये 0.825 मतलब W इज़ ग्रेटर देन EP, तब ये फार्मूला आपका यूज़ होगा। अब W इज़ लेस देन EP, तब ये फार्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा। ये होगा W प्लस ई स्क्वायर P अपॉन में W प्लस P माइनस W प्लस EP का होल स्क्वायर अपॉन में W प्लस P। इस तरह से ये फार्मूला कुछ मॉडिफाई होता है। सॉरी, मैं इसका अपडेटेड फार्मूला आपको बताता हूँ, 1 मिनट। इस तरह से नोट कर लीजिए। इसका जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है इफ़िशेंसी ऑफ हेमर WH इफ़िशेंसी ऑफ ब्लोस डिवाइडेड बाय S प्लस C/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी इफ़िशेंसी ऑफ हेमर होती है, इफ़िशेंसी ऑफ हेमर आपकी गिवन होगी आपको। ये आपकी नहीं, यदि गिवन है तो ये नोट कर लीजिए। यहाँ पर आपकी यदि ड्रॉप हेमर है ना, तो ये होती है 100% फॉर ड्रॉप हेमर। ठीक है, 85% फॉर सिंगल एक्टिंग हेमर और 80% फॉर डबल एक्टिंग हेमर। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आप नोट कर लीजिए, इफ़िशेंसी ऑफ हेमर। और अब इफ़िशेंसी ऑफ ब्लोस के लिए दो फार्मूले हैं। इफ़िशेंसी ऑफ ब्लोस, तो यदि आपका W इज़ ग्रेटर देन EP इलास्टिक रिस्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, तो यहाँ पे आपका इलास्टिक रिस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिक रिस्टिट्यूशन गिवन होगा, तो आप यहाँ पे इसको टन में कन्वर्ट कर लेंगे या kg में कन्वर्ट कर लेंगे और मैच कर लेंगे। तो ये यदि फर्स्ट कंडीशन है, तब तो आपका फार्मूला हो गया W प्लस ई स्क्वायर P अपॉन में W प्लस P परसेंटेज में। ठीक है, और यदि आपका ये सेकंड केस है, यदि आपका ये सेकंड केस है, ठीक है, मतलब कि आपका W इज़ लेस देन EP, मतलब EP इज़ ग्रेटर देन WP, तो यहाँ पे ये फार्मूला मॉडिफाइड हो जाएगा W प्लस ई स्क्वायर P अपॉन में W प्लस P, ये टर्म्स टू लास्ट टाइम जैसी एज इट इज़, माइनस का W माइनस EP अपॉन में W प्लस P का होल स्क्वायर। ये नोट कर लीजिए, ये गिवन नहीं है इसमें, तो ये इस केस में, तो दोनों केस में आपको ये निकालना है। ठीक है, बस उसके बाद आपको इसकी वैल्यूज पुट करनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सेफ लोड आपको निकालना है, ग्रॉस लोड दे रखा है और ये पैरामीटर दे रखे। तो यहाँ पे हेमर की इफिशियंसी 75% दे रखी है, मतलब 80% से का मतलब ये डबल एक्टिंग हेमर है। इलास्टिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको दे रखा 55% है, तो 55 मल्टीप्लाइड बाई P क्या है, P यहाँ पे क्या होता है, P होता है आपका टन, कितना ग्रोस लोड है, कितना लोड है पाइल का। ठीक है, P इज़ द वेट ऑफ पाइल प्लस वेट ऑफ केप, टोटल वेट है P आपका, टोटल लोड कितना, तो टोटल लोड इज 1.5, वेट ऑफ हेमर इज 2 टन, मतलब वेट ऑफ टोटल ग्रोस वेट ऑफ द पाइल, मतलब कि पाइल की केप का और पाइल का वजन कितना है। ठीक है, तो उसका आ गया 0.825 और आपका ऊपर से जो लोड लग रहा है वो है आपका 2 टन का। तो यहाँ पे आपको ये फार्मूला यूज़ करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द QUV असेस टू फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो यहाँ पे आपने C की वैल्यू आपको दे ही रखी है 2.5। C क्या होता है आपका, टोटल इलास्टिक कंप्रेशन इन द पाइल केप, जो कि आपको गिवन होता है। तो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पे पुट करा और यहाँ से निकाला अप्रोक्सीमेशन करके 42 टन आया है। ये इस तरह से फिर सेफ बेयरिंग कैपेसिटी इन्होंने आपसे डिनोट करी है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और यहाँ पे मुझे मिस लगी है, वो भी आप नोट कर लीजिए इस केस में। जैसे यहाँ पे S प्लस C के लिए C के लिए जो दो फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है,
अब यदि इसमें ये फार्मूला जो है वो रीमॉडिफाइड हो जाएगा यदि यहाँ पर आपका जो डबल एक्टिंग हैमर है, ये जो फार्मूला है ये सिंगल एक्टिंग और ड्रॉप हैमर के लिए तो सिंगल और ड्रॉप हैमर के लिए तो सही है, लेकिन यदि यहाँ पे डबल एक्टिंग हैमर है तो डबल एक्टिंग हैमर के केस में ये फार्मूला क्या है, रीमॉडिफाइड हो जाएगा। तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं क्यू अलोएबल, वहाँ पे क्यू अल्टीमेट था हिलेस फार्मूले में। इंजीनियरिंग न्यूज़ फार्मूले में हमेशा क्यू अलोएबल मिलती है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी W+H 6 में डायरेक्टली लिख देता हूँ W + AP W+AP अपॉन में 6 S + 0.25 × H, ये है आपके ड्रॉप हैमर के लिए फॉर डबल एक्टिंग हैमर के लिए। तो यहाँ पे क्या चेंज हुआ ये देखिए, तो यहाँ पे जो टोटल W है इस W में एक तो ये AP जुड़ गया। अब ये AP क्या होता है, तो A होता है आपका यहाँ पे एरिया ऑफ द हैमर ऑन विच प्रेशर एक्ट, कितने एरिया पे प्रेशर एक्ट हो रहा है हैमर के। मतलब ये डबल एक्टिंग हैमर में क्या होता है कि इस हैमर को हम उठाते भी है और फिर ड्रॉप भी करते हैं, उठाते भी है ड्रॉप भी करते हैं, तो कुछ ना कुछ वेट इसमें और अप्लाई होता है बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो इसलिए हम इसमें W पे प्लस पाइल के ऊपर ये जो AP और एक्स्ट्रा लग रहा है इसे भी हम नोट कर रहे हैं। तो ये एरिया ऑफ हैमर ऑन विच द प्रेशर एक्ट और P इज़ द प्रेशर, कितना प्रेशर इस पे एक्ट हो रहा है इसको छोड़ने के लिए। ये फ्री फॉल नहीं होता है ना, ये जैसे जो ये भी हैमर है ये आपने किसी मैकेनिक से उठा करके इसको छोड़ा है, तो छोड़ते समय सिंगल एक्टिंग में तो आपने केवल उठाया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ड्रॉप फ्रीली हो रहा था। बट डबल एक्टिंग में इसे भी आप किसी मशीन के थ्रू ही इसे ड्रॉप कर रहे हो, तो कुछ ना कुछ प्रेशर ये एग्जर्ट करेगा। तो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा, कितना हैमर के एरिया को आप उठा रहे हो, तो वो हो गया A, और कितने प्रेशर, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फोर्स निकलेगा कि कितना फोर्स इसका इस एक्स्ट्रा इसमें अप्लाइड हो रहा है। तो दिस फोर्स प्लस W, तो दोनों आपका हो जाएगा W + AP, ओके, मल्टीप्लाइड बाई एज। तो ये तो हो गई आपकी एनर्जी इम्पार्टेड, डिवाइडेड बाई 6 आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी था ही, और एज स्टेटलमेंट आपको पता ही है गिवन रहेगा, प्लस 0.25 सी की 2 वैल्यूज़ होती है। सिंगल एक्टिंग के लिए तो होता है 2.5 सेंटीमीटर और ड्रॉप हैमर के लिए होता है 2.5 और 0.25। तो चूँकि ये डबल एक्टिंग हैमर है तो इसके लिए भी यहाँ पे 0.25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बस इसके बाद आप इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये आपका जो ये मेथड्स है डायनामिक मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑयल कैपेसिटी यहाँ पे एंड होती है। तो अब आई होप कि आपका ऑलमोस्ट सारा ही सिलेबस मैंने कवर करवा दिया है लेक्चर्स के थ्रू। आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, गेट के क्वेश्चंस देखिए, या आपके थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब भी प्रिपरेशन करें तो यदि आपको कोई भी किसी भी चीज़ में डाउट्स आए, और आपके सारे ही मैंने लेबोरेटरीज़ के एक्सपेरिमेंट्स कवर करा दिए हैं, एक एक बार मैंने इसको सारे प्रैक्टिकल्स को डिस्कस कर लिया है। और यदि आपकी क्लासेस ओपन होती है तो मैं फिज़िकली यदि आपको अलो करा जाता है तब फिर मैं आपको फिज़िकली भी एक बार सारे प्रैक्टिकल्स को दिखा दूंगा। और बाकी जो मैंने आपको लिंक्स प्रोवाइड करी है वीडियोस की कुछ, तो उनके थ्रू आप जा कर के इन्हें वर्चुअली भी यूट्यूब पे कई वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ से भी आप इन्हें लर्न कर सकते हैं। और यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फिर हम आगे यदि आप चाहेंगे तो हम फिर वर्चुअली भी एक एक बार हम सारे प्रैक्टिकल्स को मैं आपको लैब का एक बार लैब विजिट में करवा दूंगा। तो आप आपकी कमेंट्स डालिएगा यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए। और बाकी यदि आपको कोई भी डाउट हो, इसका मैनुअल मैंने ऑलरेडी गूगल क्लासरूम में शेयर करा है, तो आप आपके प्रैक्टिकल्स भी एक एक बार देखिएंगे
और उन्हें भी रीड करिए, सारे प्रैक्टिकल्स को आप देख लीजिए। और जब भी आपकी लेबोरेटरी की एग्ज़ाम भी होगी तो आपको प्रैक्टिकल सारे पता होने चाहिए, उनका थ्योरी भी पता होनी चाहिए कि डिटर्मिनेशन थ्योरी क्या है उनकी। बाकी जैसा भी रहेगा आगे मैं आपको मैसेज गूगल क्लासरूम में कन्वे कर दूंगा। और आपको सब्जेक्ट में, लेबोरेटरी में किसी तरह का कुछ भी डाउट आता है तो आप फिर मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके या कॉल करके, या आप डिपार्टमेंट आ सके फिज़िकली तो आप यहाँ भी आ सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इंटरेक्टिव रहिए। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।